करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करे होंगे, खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय किया, सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा आपकी जिंदगी। आप लोग जानते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद होंगे फेमस सिंगर पाकिस्तान के, जो कि बहुत ही इंटरनेशनली भी जाने पहचाने जाते हैं और उनको सब लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, हसन जहांगीर साहब। और वो हमारे साथ कॉल पे रहेंगे, उनसे हम बातें करेंगे उनके हवाले से और साथ ही साथ उनसे ये भी पूछेंगे रोजे कैसे गुजर रहे हैं और पहला रोजे का क्या सीन था, किस तरह से उनको याद है रोजा खुशाई वगैरह, ये सारे के सारे सवाल हम उनसे थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं। और इस वक्त मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ नारी नारी और उसके साथ ही ये ट्रैक जिसने आते ही धूम मचा दी थी। और इन धूम मचाने वाले सिंगर से थोड़ी देर में ही हम आपकी बात करवाने वाले हैं। एंजॉय कीजिए हवा हवा। खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली, हाँ खुली, जुल्फ़ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे। हवा आया हवा, ये जबरदस्त ट्रैक आप सुन रहे थे और हमारे साथ मौजूद हैं इसके मैजिशियन जिन्होंने कमाल कर दिया था इस सॉन्ग के साथ ही। हसन जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तानी बहुत ही मारूफ सिंगर, इंटरनेशनली इनको जाना जाता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन जहांगीर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और किस तरह से जा रहे हैं रमजान आपके? माशाल्लाह रोजा नमाज और इबादत में ही गुजर रही है। ये लकी मंथ होता है जी जी। इसमें ख्वाहिश होती है कि जितना भी समेट सकते हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, उसकी कोशिश में लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ इसका अंदाजा आपको इस बात से होगा कि आज तीसरी दफा है माशाल्लाह से कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। इस दफा ये कॉल पे है, इससे पहले 2 दफा स्टूडियो में ले चुकी हूँ 101 पे। तो बहुत ही जबरदस्त सिंगर, बहुत हम सब लोग पसंद करते हैं। और ये वाला जो ट्रैक अभी मैंने प्ले किया था हवा हवा, और जब मैंने कल स्टेटस डाला है तो लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया इस चीज को, क्योंकि हवा हवा और ये आपके जितने भी ट्रैक्स हैं इनकी बात यह है कि इन जैसे कोई और ट्रैक्स नहीं है, बिल्कुल यूनिक हैं, बिल्कुल यूनिक इनकी कॉम्पोजिशन, लिरिक्स, सब कुछ बिल्कुल हटकर है। तो लोग आपको बहुत खुश है। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले तो आपके जितने भी लिसनर्स हैं उन सबको मेरा सलाम और उन सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरा अशरा चल रहा है रमजान का और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको खुश और खुर्रम रखे और गैबी आफत मुसीबत कोरोना वायरस से महफूज रखे इंशाल्लाह, आमीन। और इसी तरह लोग आपके प्रोग्राम को सुनते रहें, देखते रहें, समझते रहें, एंजॉय करते रहें और आप इसी तरह हमेशा से इसी तरह कामयाबी से हमकिनार होती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन सुमा आमीन, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं उस टाइम की जानिब जहाँ पे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। और वो जो वक्त था सिर्फ पीटीवी था हमारे पास और कोई ना यूट्यूब और ना कोई सोशल मीडिया, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी 80s में जब आपने शुरू किया। और मज़े की बात यह है कि उस वक्त तहसीन जावेद, आलमगीर, मोहम्मद अली शेखी इतने ज़्यादा पॉपुलर थे कि इनके अलावा किसी और को काम मिलता नहीं था। तो किस तरह से आपने किया, ये कैसे हुआ कि एक गाना आपका जो आया है उसने धूम मचा दी, लोग पागल हो गए और आज तक हैं उसके शहर में मुब्तला? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। बेसिकली एक सुनने में तो आपको एक ही गाना लगता है कि एक गाना आया और छा गया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे स्ट्रगल की बहुत सारे छोटे छोटे जो पटाखे छोड़े जाते हैं ना, जो आपकी पहचान बनते हैं। जैसे मेरा गाना पहला चांस मुझे लाइफ में जब मिला 82 में, तो उस वक्त 3 4 5 सिंगरों के साथ चांस मिला कि आप भी गाएंगे और ये है वो है, 3 4 सिंगर्स हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसमें 2 से 3 गाने मुझे गाने के चांस मिला। उसमें एक गाना जब मैंने उनको बताया कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसा गाना बनाऊं और ये गाऊं और ये करूं, तो उन्होंने तीनों सिंगर को ड्रॉप करके उन्होंने कहा मैं पूरा एल्बम आप करें। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक तरह की जब बात हो चुकी होती है, किसी से कमिटमेंट होता है, तो उनके भी दिल को, मैं भी स्ट्रगलर था, तो मुझे पता है दिलों में लोगों की ख्वाहिश है, अरमान, लोग अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार फ्रेंड्स को बता देते हैं कि जी मेरा एल्बम आने वाला है और मैं गाना कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और वो एल्बम से एकदम से उनको निकाल दिया जाए तो फिर तो बिल्कुल ही अजीब सी बात हो जाएगी। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहा बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा फिर गाना क्या? तो मैंने कहा इमरान खान इज अ सुपरमैन। उस वक्त क्रिकेटर थे इमरान खान, नॉट पॉलिटिशियन। इमरान खान के उसमें कोई जिक्र नहीं है। उस वक्त वो क्रिकेटर थे और उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, उनकी पिंडली में चोट लगी थी। अच्छा, तो मैंने वो गाना बनाया, इमरान खान इज अ सुपरमैन। हाँ। उसकी लाइन थी कि
चीते की लपक है, बिजली की चमक है, स्मैश ऐसे मारे जैसे गोली चल जाए। इमरान खान, he is a superman, superman, he is a superman। ये गाना था। बिल्कुल। अच्छा, इसके बारे में मैं भी पूछने भी वाली थी आपसे, मैं नोट करके आई थी ये चीज़ कि ये जो गाना इमरान खान इज़ अ सुपरमैन, बेशक मतलब इमरान खान का भी एक बड़ा फेम है हमेशा से और सब लोग पसंद करते हैं, तो आप भी उनके फैन थे या फिर मतलब यही वाला जो आपने वाकया बताया है कि इसकी वजह से था? नहीं, मैंने एक ट्रिब्यूट दिया। फैन था, सारे इतने बड़े क्रिकेटर थे, मैं बच्चा था, बहुत छोटा सा स्कूल में पढ़ रहा था, तो एक जाहिर ग्लैमर तो थी क्रिकेट की, हमेशा पाकिस्तान में हमेशा रही है। और इमरान खान उतना बड़ा स्टार है, जब वो बिल्कुल टीम से निकाल दिया जाए, टीम मोरली मेंटली हमारी मौत हो गई टीम की, तो फिर मैंने सोचा यार एक आदमी को बकअप करना चाहिए। जब तो फिर मैंने एक आइडिया, जबकि लोग हंसने लगे यार कि क्रिकेटर पे कौन सुनेगा गाना और क्या होगा, कभी ऐसा होता नहीं, हमेशा फूल कली गुलाब और यही बातें, आंखें चांद सितारे, यही बातें होती हैं म्यूजिक में, और तुम इमरान खान एक लड़के खिलाड़ी पे बनाओगे गाना, कौन सुनेगा, बुरा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा भाई जो भी लोग कुछ कहें, मुझे कुछ नहीं, मैं यही गाना करूंगा, अदरवाइज मैं एल्बम नहीं करूंगा। शुक्र अल्लाह का कि वो गाना था। और एक गाना था दूसरा, मेरे लिए तू बनी, तेरे लिए मैं बना, मेरे लिए तू, आ जाने मंदिर में आ जाने मन्ना, आ जाने मंदिर में आ जाने मन्ना। दो गाने थे मेरे, दोनों गाने ही सुपर हिट हो गए। जब वो दोनों गाने हिट हुए तो हर तरफ, जब भी सिस्टम होता था उस जमाने में, म्यूजिक का ट्रेंड होता था कि हर शॉप पे स्पीकर्स लगा के लोग बूम बॉक्स लगा के और डेमो प्ले करते थे, गाना बजता था तो मेरे गाने में, तो ये गाना, दोनों गाने बहुत बजे। तो बहुत बजे, तो वहां से मेरी आईडी रजिस्टर हुई कि कोई सिंगर है जिसका नाम हसन जहांगीर। स्टाइल मेरे बड़े पॉपुलर हो गए थे, गाने नहीं थे मेरे पास, स्टाइल मेरा बहुत पॉपुलर था, मेरे हेयर स्टाइल, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, ड्रेसअप होना, परफॉर्मेंस, लुक मेरा बहुत पॉपुलर था। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपका मतलब एक स्टाइल आइकॉन थे उस वक्त, जितने भी लोग थे सब लोग सीधे साधे से, कोई शलवार कमीज पहन के, कोई नॉर्मल सा पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह पहन के इस तरह से आते थे। बिल्कुल सूट, 99% सूट बूट पे, हाथ पे किताब डायरी लेकर, स्टैंड लगा के खड़े होके, सीधे तरीके से बजा के या कोई हारमोनियम लेके और खड़े होके गाया करते थे लोग। ये एक उनका उस जमाने का ट्रेंड था, यही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। बहुत कोई मॉडर्न होता था वो गिटार बजा के प्ले करता गाता था बस। हाँ, तो आपने ये ट्रेंड सेट जो किया, आप हैं ट्रेंड सेटर, ये तो मानने वाली बात है। तो ये जो आपने सेट किया, जो आपने मतलब इस तरह का पूरा स्टाइल बनाया कि ऐसी जैकेट होगी, ऐसे शूज होंगे और इस तरह से मैं आऊंगा, तो इसके पीछे मतलब कोई चीज थी, मतलब ये प्री प्लान था या बस हो गया? वेरी नाइस, वाह 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 वाह, प्री प्लान था। लोग बाद में तो ये किसी ने ये सुनी नहीं मेरी फरियाद, हमेशा ने सबने यही कहना शुरू कर दिया, यार वन नाइट, एक रात में इसका गाना हवा हिट हो गया, दुनिया भर में छा गया और ये किया वो किया। ये पूरी प्लानिंग से, मैं पूरा एक स्ट्रक्चर लेके प्लान करके आया हूँ मैं, कि मुझे कैसे कैसे, मतलब जिस तरह से अगर किसी इंटरनेशनली अगर आप नासा में कुछ भेजते हैं तो पहले आप छोटा सा जहाज जाता, आधे रास्ते से गिर के आ जाता है, थोड़ा सा और ऊपर जाता है, फिर और से प्लेनेट पे जाता है, फिर उससे ऊपर जाता है। इस तरह से पूरी मैंने प्लानिंग की कि मुझे क्या करना है, कौन से म्यूजिक में कितने दूर तक की रेंज है मेरे गाने की, कहाँ तक और होगा इससे, कहाँ तक ये इफेक्टेड है, कहाँ तक नहीं है, कितने दूर जाके गिर जाएगा, इसकी बैटरी फ्यूज कहाँ तक हो जाएगी, पूरा मैं मेंटली पूरा ब्रेन में लेके प्लानिंग करता था एवरी डे। हर सिंगर के कामयाब गाने सुनता था, वो क्यों हिट हुआ, उसने क्या गाया, उसका सिंगिंग टोन क्या था, वोकल की अदायगी क्या थी, तलफ्फुज किस तरह से अदा करते हैं वो, उनका गेटअप क्या है, लुक क्या है। तो आखिर में कैलकुलेशन यही मैं निकालता था कि एक सिंगर होता है और जो बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है वो दो बड़े हीरो के पीछे गा रहा होता है, आवाज उस सिंगर की होती है, हीरो बड़ा खूबसूरत सा स्टाइलिश और माचो टाइप का स्टाइल या फिर सॉफ्ट स्टाइल का, और एक लड़का परफॉर्म करता है लड़की के साथ और वो गाना हिट हो जाता है और लोग उसको सुनते हैं, देखते हैं। जब मैं सिंगर को जाकर देखता था कि ये सिंगर जिसने गाया है, उनको कोई नहीं जानता, जब उनकी लुक देखता था तो एक अजीब सा आदमी, अजीब से एक लोग, अजीब से एक अजीब एक तरह का इंसान, लेकिन उसके गाने बड़े बड़े हीरो पे हिट हो जाते थे। तो मैं सोचता था कि यार ऐसा होने नहीं चाहिए कि गाने वाला पीछे है और जो परफॉर्मर है, हीरो है, उसी की वाह वाह होती है। तो मैंने कि ऑल ये, तो फिर मैंने देखा जी म्यूजिक डायरेक्टर कोई है, मिसाल आर डी बर्मन
सिंगर किशोर कुमार, म्यूजिक डायरेक्टर पप्पी लहरी, सिंगर यशुदास, पता चला म्यूजिक डायरेक्टर एम अशरफ, सिंगर मेहंदी हसन साहब, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे कोई और, उसके बाद जो सिंगर है मैडम नूरजहां, म्यूजिक डायरेक्टर निसार बज़मी, सिंगर महनाज जी, या फिर आप जो भी इस तरह के लोग होते थे, आप हिस्ट्री देखिए आपको अंदाजा आ जाएगा ना। लता जी, आशा जी, रफी साहब, मेहंदी हसन साहब, अहमद जी साहब, मुजीब आलम, यही सिंगर की हिस्ट्री गुजरी है। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह की चीजें होंगी तो फिर तो मैं तो सारी जिंदगी ही नहीं हिट हो सकूंगा। तो मैंने सोचा कि ये, और फिर अलग बात, सिंगर कोई और है, म्यूजिक कोई और बनाता है, कंपोजिशन किसी और की, लिरिक्स किसी और के होते हैं, हीरो कोई और है, डायरेक्ट कोई और करता है, कोरियोग्राफर कोई और है, डांस डायरेक्टर जो उसको कोरियोग्राफ कर रहा है। तो पूरा मैंने कहा ये एक ऑल इन वन होने चाहिए, आदमी एक ही आदमी के अंदर सब चीज होनी चाहिए। वो इतने आदमी की दुकान लेके कहाँ घूमेगा। तो इसलिए फिर मैंने प्लान करके मैंने एक चीज सोचनी शुरू की कि कौन किस चीज की वजह से हिट है। पता चला जी किशोर कुमार की लोग हमेशा कहते हैं यार वो हर तरह के गाने गाते हैं, अहमद जी साहब हर तरह के गाने गाते हैं, मेहंदी हसन साहब के बड़ा एक रियाज है, डेप्थ है, गजल की शायरी है, पोइट्री बहुत अच्छी होती है, इस तरह की चीजें। तो ज़ाहिर मेल से मेरा था मसला, तो मेल को मैं ज्यादा स्टडी करता था, फीमेल से मेरा कोई ऐसा बात नहीं थी, तो मैं उनको उस तरह से स्टडी सुनता था, जरूर उनको पसंद करता था, आज भी करता हूँ। तो लेकिन मेल के गाने में हमेशा सुनता था। रफी साहब का अपना एक साउंड था, किशोर साहब का अलग, मुकेश साहब, मेहंदी हसन साहब, अहमद जी साहब, ये सब जी मैं जब देखता रहा, सुनता रहा, तो मैंने सोचा कि ये एक ही आदमी के अंदर होनी चाहिए। किसी की म्यूजिक अच्छी है तो किसी का नहीं, कमजोर है, किसी का गाना अच्छा है तो किसी की ये चीजें। तो मैंने कहा ये सब चीजें एक ही आदमी। फिर इसी दौरान जब मैं ये स्टडी ही कर रहा था, एकदम से मैंने देखा कि माइकल जैक्सन साहब आए। अभी पता है मैं यही सोच रही बात कि मैं आपसे कहूंगी कि आपको देख के ये एक मुझे अंदाजा है कि आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत की है, बहुत पॉलिश किया, और दूसरा ये कि आपका एक अपना स्टाइल है, लेकिन आपको देख के हर वक्त, मतलब जब भी मैंने देखा है ना, मुझे माइकल जैक्सन की एक छवि नजर आई है और वो आपकी आवाज में भी नजर आई है। तो इसी दौरान मैंने देखा कि जो मैं सोच रहा हूँ उसको प्रूफ मिल गया। प्रूफ समझते, सर्टिफिकेट इश्यू हो गया, यू आर थिंकिंग राइट डायरेक्शन। अब से मैं सोच रहा हूँ, फील कर रहा हूँ सही डायरेक्शन में, मुझे पूरी बकअप मिली कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वही चीज तो ये करके हिट हुआ है। तो फिर मैंने कहा जाहिर है वो बड़ी दुनिया से हिट हुए, मैं एक छोटे से मुल्क का सिंगर, वो एक अमेरिका इंटरनेशनल वर्ल्ड के आदमी। तो मैंने कहा माय गॉड, मैंने कहा फिर तो मैं सही डायरेक्शन पे काम कर रहा हूँ। फिर मेरा एक एल्बम बना, उसका नाम था डिस्को बापरेला। ओके। और उसके देखें उसके गाने अलग मैंने गाने सोच रहे हैं, बिल्कुल थिंकिंग ही मेरी चेंज हो गई इसके बाद। तो वैसे शुरू से ही चेंज थी, उसमें भी जब मेरा एल्बम है तो उसका जो पोस्टर अगर आप देखेंगी, मॉचो मैन का स्टाइल और ये मस्कुलर मेरा बॉडी स्टाइल और गिटार फंक मैंने बाल से कलर्स रेज निकल रहे हैं, और एक वो पोस्टर बिक रहे थे। जब मेरा एल्बम वो लॉन्च हुआ तो उसके पोस्टर्स लोगों ने घरों में अपने खरीद के म्यूजिक स्टोर से ले आके अपने घरों में लगाए। और उसके गाने थे, देखिए लिरिक्स क्या था कि चांद की परियां छोड़ के, मेरे सोच देखिए मैं हमेशा इसी तरह के गाने सोचता रहा हूँ ना, नई बातें। तो चांद की परियां छोड़ के, तारों से रिश्ता तोड़ के, आया हूँ तुमसे मिलने इस दुनिया के बाजार में। ग्रेट, जबरदस्त। तो उसकी पोइट्री बिल्कुल डिफरेंट। उसमें फिर गाना था तू जब से बनी लैला मैं ढूंढूं तुझे लैला, ठीक है, ये भी हिट हुआ। फिर गोरे गोरे हाथ में मेहंदी लगी रात में, आज दुल्हन आई है फूलों की बरसात में, ये गाना हिट हुए। फिर एक गाना था बच्चों के लिए, मैंने सालगिरह का दिन है ये तोहफे अपने लाओ ना, ये हिट हुआ। फिर इसमें एक और गाना था हम बाबरेला, बहुत अच्छा गाना था वो, बहुत ही माचो सिंगिंग का स्टाइल था, जिसको एक क्लब वगैरह में बजते थे। तो वो गाना हिट हुआ। मतलब मेरे एल्बम के 7-8 गाने माशाल्लाह से हिट हुए, और वो मेरी एक स्टाइल बन गया कि भाई हसन जहांगीर जब भी आता है तो उसके गाने अलग होते हैं, इसका स्टाइल, पोस्टर। वहां से पोस्टर का क्रेज पैदा हुआ म्यूजिक इंडस्ट्री में, कि वरना हमेशा लोग कोई चिड़िया, तोता, फूल, गुलाब हाथ में लेके तस्वीरें बनाकर, आप कैसेट उस जमाने के देखिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होती थी, या कोई सूट पहन के टाई बांध के। लेकिन मेरे पोस्टर्स जितने भी आपको मेरे एल्बम्स के पोस्टर्स मिलेंगे, उसकी बिल्कुल ही एक अलग लुक होगी, अलग बात होगी, अलग उसका स्टाइल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो हिट हुआ। तो फिर जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की कंपनी होती थी रैकेट की, वो मेरे पास उन्होंने कांटेक्ट किया, ढूंढा मुझे कि जी हम आपका एल्बम सोलो करना चाहते हैं। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस अल्लाह ने बहुत दे दिया था उस वक्त तक कि मैं क्योंकि डायरेक्शन में राइट
मेरे टारगेट से मैं हिट जो मार रहा था, निशाने मेरे पक्के जा रहे थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, टोटली मैं सही कर रहा हूँ। तो फिर मैंने प्लान किया, उसका नाम रखा डिस्को लीडर। डिस्को लीडर, हाँ, वो 3rd एल्बम था मेरा, डिस्को लीडर। ग्रेट, जबरदस्त। तो उसमें गाना था जो मैं ड्यूरिंग द ड्राइविंग बनाया। अक्सर मेरे गाने मैंने खुद कंपोज करता था, लिरिक्स में मेरे मुखड़े शुरू के सारे लाइनें मेरी होती है हमेशा, माशाल्लाह से। ये मतलब ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप अभी जैसे कह भी रहे हैं कि बंदा कोई मतलब कोई अलग कॉम्पोजिशन कर रहा है, कोई अलग लिरिक्स लिख के दे रहा है, फिर वो सब कुछ अलग है, कोरियोग्राफर अलग है, सब कुछ। तो आपने ये प्लान तो किया कि ऑल इन वन होना चाहिए, एक ही बंदे को करना चाहिए, लेकिन इसके लिए बहुत टैलेंट चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके अंदर मौजूद थी, मतलब क्रिएट तो नहीं कर सकता कोई? इसीलिए लेट मेरे एल्बम है, देखिए कम है मेरे एल्बम, इसलिए कि मैं खुद उसको अरेंज करता था, कंसीव करता था, सोचता था, विजुलाइज करता था, इसलिए मेरे एल्बम कम है, क्योंकि मैं डिपेंडेंट रहा नहीं किसी पे, खुद ही किया है सारा। तो जब खुद आप करते हैं तो आप एक चीज को, फिर जाहिर है मैं कोई बहुत ही बड़ा, उस एज मेरी बहुत कम थी उस वक्त, तो मुझे सारी चीजों को, जाहिर है वो अनाड़ी तो था मैं इस तरह से, इतना अकल शार्पनेस। सोचिए उस जमाने में इतनी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दुनिया इतनी आगे थोड़ी थी जितनी आज है। बिल्कुल, लेकिन आपने तो कमाल किया उस जमाने में, मतलब उससे पहले, आपसे पहले कोई एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं मिलता जिसने ये सारे के सारे काम खुद किए हों। उसके बाद तो फिर आपके बाद जैसे आपने 1987 में आपका हवा हवा एल्बम जो है वो पॉपुलर हुआ है, उसके बाद वाइटल साइंस आया, हमारे पास जुनून आया, अब आते गए फिर, लेकिन आप वो पहले बंदे थे जिसके बाद मतलब स्टाइल भी आपको देखें फिर बाकी सारे पॉप सिंगर्स में नजर आता है, आपसे पहले किसी में नहीं था, तो आपने वो ट्रेंड सेट किया। इसी तरीके से ये कॉम्पोजिशन खुद करना, लिरिक्स खुद लिखना, सब कुछ ये बाद में लोगों ने किया है, लेकिन आपसे पहले किसी ने भी नहीं किया। हिम्मत नहीं कर पाए ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मैं ये सोच रहा था, माइकल जैक्सन जब आए तो फिर मुझे बहुत जरा बकअप मिला कि यार मैं सही डायरेक्शन पे काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह जब मैं हिट हुआ तो हमारी जो पाकिस्तान पॉप इंडस्ट्री थी उनको एक कॉन्फिडेंस मिला, तो उन्होंने फिर मुझे फॉलो शुरू किया मेरे। इसलिए देखे उसी दौरान जो गाने जितने बने, फूल कली गुलाब से हटके गाने बने। बिल्कुल, वैसे मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मैंने पूरा साल ABCD में प्यार यारो यही दोस्ती है, दिल दिल पाकिस्तान, आप नोटिस कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, फूल कली गुलाब से हट गए लोग। हाँ, उन्होंने पूरा एक नए कॉन्सेप्ट को फॉलो किया और हिट हुए वो गाने, पसंद किए लोगों ने। बिल्कुल, तो ये फिर उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया ना कि इस तरह के गाने हिट हो सकते हैं। बिल्कुल, तो फिर उनको एक रास्ता मिल गया। तो फिर तो मैंने वो गाना था मेरा, आ जाना दिल है दीवाना, वो मैं जब ड्राइव करता था मेरे बस वो आ जाना दिल है दीवाना, ये मैं गाता ही रहता था बस। और तो मैं इसको सोचता रहता था कि क्या होना चाहिए। तो ये लाइन, पहली ही लाइन इतनी पावरफुल होती थी ना कि मुझे लगता था कि इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है। तो फिर ये गाना भी मेरा इसी तरह पॉपुलर हुआ, लोगों ने पसंद किया। फिर इसमें से जब मैं हवा हवा कैसेट करने के लिए हवा हवा गाना मैंने सिलेक्ट किया कि यार ये पोइट्री होगी, शायर को मोहम्मद नासिर साहब को, म्यूजिक डायरेक्टर जो म्यूजिक अरेंज कर रहे थे मेरे साथ, उनको मैंने कहा तो यार ये क्या गाना, हवा हवा है, हवा खुशबू, ये अजीब बात है। वो तो देख चेहरा, आंखें, कली गुलाब, सुन, ये वे बातें होती हैं, तुम अजीब बातें कर रहे हो, कौन सुनेगा ये गाना। तो मैंने कहा भाई मैं तो ऐसी टाइप का गाना करता हूँ, मुझे पसंद है, अब आप बताइए। नहीं आप, फिर उन्होंने अपने आइडियाज देने शुरू कर दिए कि नहीं ये करें वो करें। मैंने कहा वो आपका एक आइडिया मैं जरूर यूज कर लूंगा, लेकिन मैं ये, मेरी जो सोच है वो मैं ये चाहता हूँ। तो फिर मैंने ये गाना किया, मोहम्मद नासिर साहब के साथ बैठा, रिकॉर्डिंग, लिखा गया गाना पूरा। मुखड़ा तो मैंने दिया, फिर अंतरास्ता मोहम्मद नासिर साहब ने लिखा, हम दोनों ने मिलकर लिखा और वो अल्लाह का शुक्र है सब रिकॉर्ड हो गया। फिर एक गाना था मेरा बहुत ही, वो उसमें तो सब भाग गए। अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक अरेंजर, म्यूजिशियन सब भाग गए। उन्होंने कहा ये पागल हो गया है, ये गाना हम क्या करेंगे। मैंने कहा क्या हो गया, वो गाने ऐसा था कि वो कहते मैं ये तो हम नहीं करेंगे, हमारी इंसल्ट है। मैंने कहा क्या हो गया, वो था ये फैशन के नए रंग हैं, नया है ये जमाना, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पाउडर, सेंट मेरे लिए लाना। मैंने ये क्या गाना है, पागलपंती का गाना। और ये वो, आप यकीन कीजिए कि वोकल, हम जब फाइनल वोकल डब करते हैं ना, तो म्यूजिक डायरेक्टर रिकॉर्डिंग बूथ में बैठा होता है, वो बताता है कि सॉरी सर ये लाइन आपने सही नहीं, सुर में नहीं, अच्छा नहीं है, इसको दोबारा टेक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप यकीन कर, सिर्फ रिकॉर्डिस्ट और मैं, अच्छा, वो सुन रहा है, मैं गा रहा हूँ, कोई नहीं, उन्होंने सबने बिल्कुल मतलब बोरिया बिस्तर बांध कर निकल गए, स्टूडियो से गर्म नहीं कर रहे। तो मैंने, और आप देखें कि वो गाना कितना मेरा हिट हुआ, ये गाना आज तक लोगों को याद रहेगा, सारी जिंदगी याद रहेगा। लाइन ऐसी है, आज जब आप सुनेंगे आपको लगेगा आज का गाना है।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आपके सारे गाने ना अभी सुनो तो लगता है आज ही के गाने हैं। अच्छा, ये आपने दूसरा गाना कहा, लेकिन उससे पहले मैं हवा हवा की जानिब दोबारा से जाना चाहूंगी। आप मुझे ये बताएं, जब आप हवा हवा कर रहे थे तो आपके जहन में ये चीज थी कि ये गाना इतना ज्यादा सुपर हिट होने वाला है, ब्लॉकबस्टर, मतलब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, और इसकी 15 मिलियन कॉपीज सिर्फ इंडिया में फरोख्त हुई हैं। और मुझे ये भी पता चला कि जो लोग इंडिया से बाहर रहते थे, जैसे नेपाल में या दूसरे मुल्कों में, तो वो इंडिया स्पेशली जाते थे इसकी एक कैसेट लेने के लिए। तो ये आपके जहन में था कि ये ऐसा करने वाला है, आपको मतलब सुपरस्टार बना देगा ये पूरे एल्बम से मुझे यही होप थी, पूरे एल्बम से। अच्छा। हाँ, पूरे एल्बम से मुझे यही होप थी कि ये पूरा एल्बम इनकलाब बर्पा कर देगा। और जब ये लॉन्च हुआ तो बिल्कुल जीरो। जब लॉन्च हुआ ये तो उस जमाने में पुराने गाने रिमिक्स करके लोग गाया करते थे, आपको शायद याद हो। बिल्कुल बिल्कुल। भूल जा मेरे दिल, इस टाइप के गाने, चिंगारी कोई, ये सब गाए वाए मशहूर गाने थे। अब इसको कोई गाएगा तो लोग इसको फर्स्ट एक ही वन साउंड में समझ लेंगे, सुन लेंगे, उनको याद हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे गाने बिल्कुल फ्रेश गाने, न्यू कंपोजिशन, नया स्टाइल, नया, तो उसको डाइजेस्ट होने में इट टेक टाइम। लेकिन जब मैं जी नहीं, मैं कह रही हूँ, लेकिन आपके गानों ने तो मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि टाइम लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे जो फेम पता चलता है, मेरे घर में सब लोग और सारे के सारे हर कोई इन गानों का आपका दीवाना था और अब तक है उन गानों का। तो ये तो बड़े कैची सॉन्ग्स थे। जी हाँ, लेकिन उसी के चंद लम्हे बाद जब मुझे लोग मिलने लगे तो मेरे जो लोग भाग रहे थे रिकॉर्डिंग से, गाने से, वो मुझे मजाक मेरा उड़ाने लगे कि यार हमने कहा था ना आपने क्या हवा हवा और ये गाने वो गाने। मैं उनको ये बोल रहा था कि जो गाने मैंने किए हैं, ये गाना बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश आइडिया है, नई चीज मैंने की है, टेक टाइम। और जब मेरे गाने बजने लगेंगे फिर दुनिया का कोई गाना इसके आगे खड़ा नहीं होगा। और वो हंसते थे, पागल हो गया क्या। तो मैंने कहा कोई, और यही हुआ। ईद रिलीज थी मेरे गाने की। ईद पूरा जो पुराने किशोर साहब के, रफी साहब के, लता जी के जो मशहूर गाने लोगों ने अपने रिमिक्स करके गाए थे मॉडर्न टेक्नोलॉजी म्यूजिशियंस के साथ, वो सुने गए, पॉपुलर रहे। और जैसे ही बकरीद लॉन्च आई तो जिधर से देखे शाबा वे नखरा गोरी दावा, इधर से कभी किधर से आ जाना, कहीं ये फैशन के में एकदम कहीं से कुछ जी ओ पाराडीस को आया है मौसम प्यार का, आ जाओ जरा मेहंदी लगा, बस गाने बजने शुरू हो गए। फिर जो वो फिर बजा है, फिर कानों के लोगों के और कोई गाना फिर किसी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर बस आपके बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कि आपको ये अंदाजा था, नॉर्मली लोगों का जवाब आता है कि नहीं हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, ये हो गया। तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से आया था कि आपको बिल्कुल मतलब आप कॉन्फिडेंट थे इस बात के ऊपर कि ये होगा? और एक मतलब इस सवाल के साथ ही एक और सवाल भी मैं आपसे करती चलूं, वो ये कि आप बता रहे हैं ये सारी अपने स्ट्रगल की, सब कुछ आप प्लान करते थे, सब कुछ, तो क्या ये बिल्कुल मतलब इतनी जल्दी तो आपको फेम मिल गया था, बहुत ही यंग थे आप, तो ये बहुत मतलब बचपन से यही इरादा किया हुआ था कि बस सिंगर बनना है? बिल्कुल, मेरा माइंड में मैंने सोच लिया था, क्योंकि मैं जो स्टाइल लेकर आ रहा था तो मुझे कोई जाने या ना जाने, लेकिन जब मैं लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म करता था तो पूरी दुनिया उस वक्त से फिर मेरे पीछे लग जाती थी, मेरे फैन बन जाती थी अल्लाह के फजल करम से। तो लोगों को पता था कि एक मैजिक है, पावर ऑफ एनर्जी, पावर ऑफ पैशन, पावर ऑफ म्यूजिक, पावर ऑफ सेंस, पावर ऑफ लिरिक्स, हर चीज जब आप पावर से करते हैं ना, आपको डूब कर करते हैं, तो नेचुरली आपको कोई थोड़ी देर तक बुरा लगेगा, आदमी कहेगा यार क्या कर रहा है, क्या, एकदम से फिर वो आपके अंदर एंटर हो जाता है, फिर उसको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वही सही है। तो फिर वो इसी तरह से मुझे ये कॉन्फिडेंस था। जो कुछ मेरे दोस्त उस वक्त के जो शर्मिंदा हो रहे थे, क्योंकि वो जब मेरा एल्बम लॉन्च हुआ तो हम उनके साथ जाकर अपनी गाड़ी पे हर शॉप से सुनते थे कि यार हमारा गाना देखो कहीं बज रहा है, नहीं बज रहा है, तो वो और मैं मुंह लटका के हम आ जाते थे, यार कहीं नहीं बज रहा, कैसेट भी नजर नहीं आ रही है बस। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैंने कभी थोड़े दिन वेट एंड सी। और वो हंसता आज भी, कहता है ये मुझे हमेशा बोलता था कि मेरा जब काम होगा तो मेरा मुकाबला माइकल जैक्सन से, उस दुनिया में मैं काम के लिए आया हूँ तो मैं वहां तक काम करूंगा, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये देसी म्यूजिक कर रहे हैं, इनसे मेरा कोई लिंक नहीं है। तो वो अभी हंसता है, कहता है कि यार ये बात मैं मजाक समझता कि पागल है, क्या बातें कर रहा है।
तो अल्लाह ताला की रहमत से, तो ये कॉन्फिडेंस, ये अल्लाह से होप लेकर मैं इस फील्ड में आया हूँ, तो अल्लाह ताला ने रहमत किया। कहीं से सीखा था म्यूजिक या खुद गॉड गिफ्टेड? सुन सुन के मतलब आप उस्ताद जो टेप रिकॉर्ड ही है उस्ताद हमारा, उसी से सुना सीखा समझा। तो यही है, फिर बाद में जो अवेयरनेस आती गई तो फिर करते गए, यही है। अच्छा, मतलब ग्रेट। मुझे वाकई बड़ी हैरत हो रही है, जबकि मैं आपके पहले भी इंटरव्यूज ले चुकी हूँ, लेकिन उस वक्त मैं जरा थोड़ी सी छोटी भी थी और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो वो बातें हमने दूसरी तरह की बातें की थी। तो आज मैं सोच कर आई थी कि जो हम पहले बातें कर चुकी हूँ वो नहीं करेंगे हम, कि आपका मतलब आप कहाँ बचपन कैसे गुजरा और ये सब कुछ, फॉर्मल बातें नहीं करनी थी, तो डिफरेंट। और मुझे वाकई मतलब लग रहा है कि बिल्कुल नई बातें मुझे पता चल रही हैं और यकीनन लिसनर्स को भी पता चल रही होंगी। तो एक चीज जो आपने बता दिया, ब्रेक्स तो आपने लिए इसीलिए क्योंकि आप हर एल्बम के ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे होते थे कि आपको इतने साल दरकार होते थे इसके, ये चक्कर था। अच्छा, एक सॉन्ग जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, और मैंने आपको इसके लिए पहले मैसेज भी किया हुआ इनबॉक्स में, आपने कहा था, प्रॉमिस भी किया था मुझसे कि हाँ मैं करूंगा। वो आपका एक सॉन्ग है, ये उन दिनों की बात है जब मैं परेशान था। ये सॉन्ग आपको याद होगा? बिल्कुल। ये सॉन्ग जो है आपका इतना कोई सुपर डुपर हिट, मतलब मेरा पर्सनली आपके सारे गाने फेवरेट हैं, सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये वाला गाना भी बिल्कुल एक मुख्तलिफ गाना है। तो ये मैं चाह रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस गाने का रीमेक जरूर करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा गाना है, बिल्कुल डिफरेंट, और अभी भी जब लोग सुनेंगे तो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और ये गाना मेरे लिए पूरा गाते हैं किसी तरह से, जितना हो सके। बहुत अच्छी बात है। ये गाना हमारा एक दोस्त है, उसकी कॉम्पोजिशन है, उसके अरेंजमेंट है, और उसको मैंने सिर्फ गाया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ मैंने गाया। लेकिन आपने जबरदस्त गाया है, बहुत अच्छा गाया है। तो वो गाना है, ये उन दिनों की बात है जब मैं परेशान था, छोटी मोटी जॉब थी, किराए का मकान था, नहीं थी कोई कैपेसिटी, नहीं थी कोई फैसिलिटी, बहुत कम थी कैपेसिटी, जिस घर में मैं था तन्हा, बस थोड़ा सामान था, ये उन दिनों की बात है जब मैं परेशान था। ये गाना है। वाओ, मतलब ग्रेट, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त गाना है ये। किसी तरह से हो सके इसको प्लीज रीमेक करें, क्योंकि आपने बहुत कमाल गाया हुआ है, बहुत अच्छा गाना है। और लोग अब भी आप जब करेंगे, जैसे आपका ये हवा हवा आया है कोक स्टूडियो का, इसके ऊपर बात करती हूँ थोड़ी देर के बाद, लेकिन इसी तरह से ये वाला गाना जो है ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा। आप देखिएगा कि लोग दीवाने हो जाएंगे इस सॉन्ग के। इंशाल्लाह ये आपके हिसाब से करूंगा। और मैं असल में जब हवा हवा हिट हो गया बहुत ज्यादा, तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ी। अच्छा, क्यों? उसकी वजह यह है कि जब एक गाना हिट हो जाता है तो पूरी दुनिया के म्यूजिक का रुख उसी तरह का हो जाता है, सब उसको फॉलो करते हैं। तो दुनिया में जितने गाने बनने लगे सब उसी टाइप के, उसी स्टाइल के, उसी से मिलते जुलते मेरे ही गाने की इंस्पिरेशन ले लेके बनाना शुरू कर दिया। सीरियसली, मतलब ये बात तकलीफ देती है ना? है ना? तो लोगों ने मुझे लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अब तुम क्या गाओगे भाई, तो तुम्हारे पास था वो तो इतना ज्यादा हो गया कि अब तुम करोगे तो लोग मारेंगे तुम्हें। तो इस दौरान मैंने कर नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, जब उसने यहाँ तक पहुंचाया तो आगे का रास्ता वही दिखाएगा। बेशक। तो मैं चला गया अमेरिका, वर्ल्ड वाइड मेरा कॉन्सर्ट था, तो शो कर रहा था। उसी दौरान मुझे न्यूयॉर्क स्ट्रीट पे मैं देखता था लोगों को आते जाते घूमते फिरते, तो वहां मैंने जो ब्लैक लोग हैं उनका स्टाइल देखना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा कि उनका जो स्टाइल होता है वो ढीले ढीले से कपड़े, अंदाज अलग, हेयर स्टाइल अलग, उनका मूवमेंट, बॉडी शेप, चलना, बातें करना, उठना बैठना सब डिफरेंट। तो उस दौरान फिर मैंने कहा यार ये तो इनका ऐसे स्टाइल पे भी मुझे गाना करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्या है, फिर मैंने कहा जब मेरा जो अपना डिफरेंट स्टाइल है उससे हटकर अब एक नई दुनिया में जाने के लिए तो नया लुक, नया स्ट्रक्चर शेप। तो उस दौरान आपने देखा मेरा एक गाना था शादी ना करना यारो पछताओगे, सारी लाइन। बिल्कुल। फिर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट चेंज किया, पूरी फीलिंग्स, लिरिक्स, स्टाइल, परफॉर्मेंस, बॉडी शेप, लुक, ड्रेसअप, मूवमेंट, परफॉर्मेंस स्टाइल, हर चीज मैंने चेंज की, पूरा कंसीव किया मैंने, कल्ले किस तरह से चलते हैं, उनका क्या लुक होता है, क्या शेप होता है, बात करना, उनको पूरा विजुलाइज करने के बाद ये गाना बनाया शादी न करना है। क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट करते थे, दन 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 दन, तो वो समझ नहीं आती पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो मैंने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया,
अब मैं बताऊं तुम्हें राज की ये बात, कान इधर लाओ और रखो दिल पे हाथ, बच्चे भी तो होंगे आपके जनाब, यानी रोमांस के टूटेंगे हाथ, 1 time 2 times so many times, tell me how many times, करके बहाना भी सोती रहेगी, बच्चों की फौज मिलकर रोती रहेगी, गोद में उठाओ जल्दी जल्दी बहलाओ, फीडर बनाओ और पोथड़े धुलाओ, कोई अगर पूछे तो कुछ न बताओ, बस तुम अपनी बीवी के साथ बता मिस्टर एवरीबॉडी, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। राइट, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, आपके बातों की मतलब आपके जो गाने हैं ना, उसकी एक बात जो बड़ी मुनफरिद है, बहुत यूनिक है, वो ये कि बंदा एंजॉय करता है म्यूजिक को, लेकिन उससे हटकर आपके गाने हमेशा होंठों पे मुस्कुराहट ले आते हैं हमेशा। मतलब बंदा ना बड़ा फ्रेश अपने आप को फील करता है, एक एनर्जी आ जाती है जो आपके अंदर मौजूद है, वो ट्रांसफर होती है लोगों में गानों से आपके। ये अल्लाह की रहमत है। और बेसिकली वजह क्या था कि मेरे गाने बहुत इंटरटेनिंग होती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि आज देखिए दुनिया ये बात कह रही है, एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन मैं उस वक्त ये फील करके बनाया था कि दुनिया में पॉपुलेशन इतने ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं कि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। रोटी एक होगी, खाने वाले 50 होंगे, 100 होंगे, और वो पोजीशन में इस वक्त दुनिया खड़ी हो गई है आके के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फिर हटो बच्चों, जो बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरह के जो सिचुएशनल आपके सॉन्ग्स हैं, उसमें हर गाने में एक मैसेज है, प्रॉपर मैसेज, जो कि लोग मतलब अगर नसीहतें करना शुरू कर दो, ये कर दो, तो लोगों की नहीं समझ में आती, लेकिन सॉन्ग फौरन दिल पे जाता है। ये यार ऐसे मैसेज वाले गाने कम हिट होते हैं, लेकिन हिट होते तो फिर बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। बिल्कुल। हटो बच्चों का जो आपने कहा, हटो बच्चों में भी बहुत यूनाइटेड नेशन के लिए मैंने गाया, यूनाइटेड के लिए, ये चाइल्ड लेबर बच्चे, आप देखो हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स पे बच्चे खूबसूरत बुकेट बेच रहे हैं, कोई किताबें, कोई कलर, कोई गाड़ी के मिरर साफ कर रहा होता है, कभी हर जगह दुनिया भर में ये होता है। तो मैंने सोचा यार ये बच्चों के पास तालीम होनी चाहिए, काम करना कोई बुरी चीज नहीं, काम जरूर करें, लेकिन एजुकेशन फर्स्ट। आज देखें एजुकेशन की कितनी दुनिया में मार्केटिंग होती है, कितना बातें करते हैं कि तालीम 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 तालीम। तो उसमें उस गाने में भी एक मैसेज है कि रिस्पेक्ट, बड़ों का रिगार्ड, फैमिली का, उनका, वो सारी पूरे मैसेज है उस गाने में, और इस एक हैप्पी मूड में। बिल्कुल हैप्पी मूड में। और मतलब आपने बच्चों के लिए गाया, और जो उसका पहला जो जुमला है हटो बच्चो, वो खुद एक अपने अंदर बड़े मायने रखता है। और वैसे भी लोगों ने हटो बच्चो, इस तरह की जो जुमले हैं आपके बड़े पॉपुलर हुए हैं। मतलब ये जो चीज है बड़ी लोगों के दिल पे लगने वाली थी, बच्चों का भी आ रहा है, दूसरा भी उसमें सेंस बन रहा है, तो ग्रेट, जबरदस्त। जी हाँ, तो बस इस तरह की चीजें कोशिश की है, उसमें बस अल्लाह की रहमत होती चलेगी, बाकी इंसान मेहनत कर सकता है और कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम ये रमजान में ना एक थोड़ी बात करते हैं कि जो पहला रोजा रखा था, क्या वो याद है आपको? वो क्या मतलब कुछ वक्त कुछ जहन में है, कुछ मेमोरीज हैं? पहला रोजा का ये पता था मुझे कि मैं बार बार मम्मी से पूछ रहा था कि ये जो प्यास लगती तो थूक भी आता है मुंह के अंदर, तो अब वो से पीना है फेंकना है। जाहिर है रोजे से तो अब जाहिर बच्चा हूँ, अब रोजा किया तो आदमी सोचा है तू अंदर रखे तो रोजा तो खत्म, क्योंकि रोजे में तो यही बताया था पानी नहीं, खाना नहीं बचपन में। तो अब वो टेंशन और जुबान खुश्क हुए जा रहा है, और मैं एकदम बार बार घड़ी देख रहा हूँ, 10 बजे से ही शुरू हो गया कि यार रोजा, भूख लग रही है यार, ये और वो कब खुलेगा। तो ये फीलिंग्स होती थी इसका, और इसके सब तसल्ली दे रहे हैं, बस अभी होगा 10 मिनट बाद, और ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा, और ये बनेगा। तो ऐसा ये एक हमेशा से ऐसा रहा है। रोजे तो जोश में रख लेता, रोज शहरी कभी मिस नहीं करता था मैं। ग्रेट। हाँ, शहरी की तो फुल ऐसा फैमिली में फादर मम्मी के साथ खाना पीना, ऐसा जैसे रोजगार में ही हूँ, बाकी ये सब बेचारे शौक में है। तो हाँ, तो ये एक मजा है इसका भी, और उसमें जो उसकी जो तड़प होती है और उसकी खुशी जो मिलती है जब बच्चों में बताते हैं ना कि आज जिसका पहला रोजा था, आज इसका दूसरा है, यार ये 3 तो बड़ा कॉलर खड़ा करके अपने दोस्तों ने क्या 3 रोजे हो गए मेरे भाई। तो ये सब, हाँ, तो ये माशाल्लाह से तो एक मजा होता था। और अफसरी के लिए, अफ्तार के लिए बड़ा एहतमाम होता था, और बैठ के देख पानी पे पानी, जूस पे जूस, और
पिए जा रहे, शरबत पिए जा रहे, कुछ खाने ही नहीं होता था, सिर्फ शरबतें पिए जा रहे, तो यही होता था। और घर वाले कह रहे ये भी खाओ, नहीं बस पिए जा रहे, शरबत ऐसा इतना पी लेते थे कि बस हालत बुरी हो जाती थी। हाँ सही। अच्छा, मैं कुछ नाम आपको बता रही हूँ। शेख नूर ने आपके लिए रिगार्ड्स भेजे हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में और इंडियंस आपको बहुत पसंद करते हैं। सारिम कतवाल ने भी आपको सलाम कहा हुआ है। अरशद चौधरी ने बहुत खुशी का इजहार किया आपके आने पे। इसके साथ मौलजम राई हैं ये, और ये कहते हैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन वॉइस हसन जहांगीर। इसके साथ बहुत बेशुमार आपके लिए मैसेज आए हुए। नदीम अब्बासी का भी मैसेज है और सब लोग आपको बहुत चाहते हैं। अच्छा, ये जो चीज है हम अभी बात कर रहे थे, हवा हवा रीमेक हुआ कोक स्टूडियो में। अच्छा, ये जिस वक्त में हुआ है ना, कोक स्टूडियो के जो पहला दूसरा तीसरा सीजन आया, लोगों में बड़ा पॉपुलर हुआ, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको, सराहा, लेकिन उसके बाद से फिर डाउनफॉल शुरू हो गया था उसका कि लोग इतना ज्यादा सुनते नहीं थे। लेकिन आपने ये गाना दोबारा से रीमेक किया और दोबारा से उस गाने ने आग लगा दी, और क्या आपने गाया है, स्टाइल आपकी उसमें भी आज तक माशाल्लाह से आपने सारी चीजें मेंटेन रखी हैं। पहले तो उन सब दोस्तों का, मेरे म्यूजिक लवर्स का, म्यूजिक फैंस का, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, चाहे वो किसी भी कोने से दुनिया में हो, किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, कहीं भी हो, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत मुझ तक पहुंच रहा है और पहुंचता रहेगा। कीप लविंग। और उनको सबको कि मेरा एक अभी रिसेंटली चैनल लॉन्च किया है, यूट्यूब चैनल, उसका नाम है हवा बाई हसन जहांगीर। तो अगर उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, देखें, उनको सुने। कुछ गाने जो अभी मार्केट में नहीं है, तो उसमें एक गाना है प्यार ले प्यार दे, वो न्यू सॉन्ग, और वो थोड़ा सा उसका डेमो दिया है मैंने। और बहुत सारी चीजें उनको मिलेंगी। मेरे कुछ एक्टिंग अभी नया प्लेज में भी कुछ किया है मैंने, उसमें भी थोड़ा सा उसको देखने को मिलेगा, वो कहीं और नहीं मिलेगा। और उनके प्यार की वजह से ये सब चीजें चलती हैं, क्योंकि उनके प्यार ही जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत है और इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। और सब अपना बहुत ख्याल रखें, अपने फैमिली का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने मुल्क का, अपने शहर का, और यही है प्यार मोहब्बत। और मुझे दुआ में याद रखें, ताकि मैं रहा तो मैं इसी तरह उनकी खुश करने के लिए जो भी बेहतरी के गाने हो सकते हैं मुझ तक, वो जो मैं उनको खुश करने के लिए गा सकता हूँ वो मैं गाऊँ। कहते हैं सबको खुश करना तो बहुत मुश्किल है, सबको खुश करना तो बहुत मुश्किल है, हर दिल बहलाना मेरा काम है। जबरदस्त, ग्रेट, बहुत जबरदस्त हसन जहांगीर साहब। सीरियसली मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। आज आपका जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है ना, सबसे बड़ा आपका इंटरव्यू मैंने लिया है और मेरा अभी भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं आपको अल्लाह हाफिज बोलूं, लेकिन टाइम अब थोड़ा सा कम है तो हम आपसे इजाजत लेंगे। इसी तरीके से काम करते रहें। बिल्कुल यूट्यूब चैनल जो है, अभी मैं लिंक भी उसका डाल देती हूँ, तो सब लोग आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे। मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे आपके न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं उसके लिए हम लोग आपको लेना चाहेंगे। आप हमें प्लीज टाइम दीजिएगा ताकि वो आप शेयर कर सकें। अपनी जितने भी लिसनर्स हैं, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू बहुत आपके चैनल का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके ज्यादा से ज्यादा लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, सुने, देखें, और लिसनर आपके जितने हैं डे बाय डे बहुत ज्यादा होते जाए, आपके प्रोग्राम को बहुत लाइक करें, बहुत पसंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सीरियसली। और आपकी सारी बातें सुन के ना एक लकब मेरे जहन में आ रहा है, यू आर अ जीनियस माइंड। मतलब इतने जीनियस लोग, इतना सब कुछ, इतना एक मुकम्मल कंप्लीट पैकेज आपकी सूरत में जो हम लोगों को मिला हुआ है, आपके फैंस को मिला हुआ है, तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। थैंक यू। आप सब दुआ में मुझे याद रखिए। इंशाल्लाह सब अच्छे से अच्छा हो, जिंदगी हमेशा अच्छी रहे। और बहुत जल्द आसमान पे, चांद पे और स्काई में मार्केटिंग होगी, हवा हवा गाना सुनने को मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और ये उन दिनों की बात है, यूट्यूब पे मुझे आपके, मैं इंतजार कर रही हूँ कि जल्द मिलेगा। जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच हसन जहांगीर साहब, बहुत बहुत खुश हैं हम लोग, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे अब बात होती रहेगी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। राइट लिस्टनर्स, हसन जहांगीर हमारे साथ मौजूद है और इनका वो वाला ट्रैक कोक स्टूडियो हवा हवा रीमेक जो गुल पंड्रा के साथ किया है, ये ट्रैक भी आपके लिए।